नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि पेडागोजी के ऑब्जेक्टिव सवालों को क्रैक करने की सबसे सॉलिड रणनीतियां क्या हैं, सोर्स मटेरियल से सीधे पैटर्न को कैसे पहचानें और टाइम कैसे बचाएं। क्योंकि यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो आपके लिए असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। यहाँ हमारे आज के एक्सप्लेनर का एक छोटा सा रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे मॉक टेस्ट को मास्टर करने से, फिर पेडागोगी की कोर थीम्स को समझेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर बात करेंगे, एग्जाम लैंग्वेज के ट्रैप्स को पहचानेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजीज और टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, मास्टरिंग द मॉक टेस्ट। देखते हैं कि ये पैटर्न रिकग्निशन फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है। अब सोचिए, पेडागोजी के एग्जाम्स हमें इतने ट्रिकी क्यों लगते हैं? सच तो ये है कि 30 सवालों वाले किसी भी मुश्किल मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए सिर्फ थ्योरीज को रट लेना बिल्कुल काफी नहीं है। असली चुनौती तो सवालों की भाषा में छिपे पैटर्न को पहचानना है। क्योंकि एग्जाम बनाने वाले ना अक्सर एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार नए शब्दों में घुमाकर पूछते हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। मॉडर्न पेडागोजी रोट मेमोराइजेशन यानी रटने की आदत को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। इसकी जगह पूरा जोर गहरी वैचारिक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। यही हमारे आगे के पूरे डिस्कशन का बेस है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पेडागोजी की कोर थीम्स। आइए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम सेटर्स का एक बहुत ही फेवरेट ट्रैप होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच कंफ्यूजन पैदा करना। इसे ऐसे समझिए, ग्रोथ पूरी तरह से फिजिकल और क्वांटिटेटिव होती है, जिसे आप नाप सकते हैं जैसे हाइट। लेकिन डेवलपमेंट ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें फिजिकल के साथ साथ कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल पहलू भी शामिल होते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं। एक और ऐसा टॉपिक जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है पियाजे और वाइगोस्की के बीच का अंतर। जहां पियाजे का पूरा ध्यान बच्चे की कॉग्निटिव मैच्योरिटी और डेवलपमेंट की स्टेजेस पर होता है, वहीं दूसरी तरफ वाइगोस्की समाज, संस्कृति और भाषा के रोल को सबसे ऊपर रखते हैं। इन दोनों का ये फर्क ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा, एग्जाम बनाने वालों को ट्रिकी शब्दावली का टेस्ट करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए, जब एक 5 साल का बच्चा सोचता है कि चांद उसका पीछा कर रहा है क्योंकि चांद उसे पसंद करता है, तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी सजीववाद का बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है, जो अक्सर प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा जाता है। इसी तरह जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट के बीच का फर्क समझना भी उतना ही क्रूशल है। इसे ऐसे देखिए, हमारा एनवायरनमेंट हमारे अंदर छुपे जेनेटिक कोड यानी जीनोटाइप के साथ इंटरैक्ट करता है और उसे बाहर दिखाई देने वाले गुणों में बदल देता है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं। सिंपल राइट? अब इस टर्म पर गौर कीजिए, मेटाकॉग्निशन। ये बड़ा ही दिलचस्प और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है अपने खुद की सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। यानी एक लर्नर कैसे अपनी गलतियों को मॉनिटर कर रहा है और अपनी सीखने की रणनीति को खुद कैसे इवैल्यूएट करके बदल रहा है। ये एक बेहद एक्टिव प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। आइए देखते हैं कि मॉडर्न क्लासरूम्स में इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, NEP 2020 और NCF 2005 जैसे फ्रेमवर्क्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें टीचर सेंटर्ड बोरिंग लेक्चर्स से पूरी तरह बाहर निकलना है। फोकस अब इस बात पर है कि लर्नर नॉलेज को खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे। इसमें अनुभव से सीखना शामिल है और सबसे बड़ा शिफ्ट यह है कि टीचर अब एक तानाशाह नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है। और इस अप्रोच का सीधा असर पड़ता है हर बच्चे की इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल का सम्मान करने पर। जैसे ये समझना कि एक काइनेस्थेटिक लर्नर मैथ के कॉन्सेप्ट्स को चुपचाप बैठकर लेक्चर सुनने से नहीं बल्कि फिजिकल मूवमेंट और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के जरिए ही सबसे बेहतर समझेगा। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात लिखी है, मॉरल रीजनिंग फाइनल डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी काम के पीछे के क्यों को समझना सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सीधे तौर पर कोलबर्ग की थ्योरी से जुड़ता है, जो कहता है कि हमारी कॉग्निटिव मैच्योरिटी ही हमारे नैतिक फैसलों को संचालित करती है। अब आते हैं अपने चौथे और बहुत ही मजेदार हिस्से पर, एग्जाम लैंग्वेज ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रिकी सवालों को कैसे पकड़ें, चलिए देखते हैं। जरा सिचुएशन पे विचार करें। क्लास में लड़कों से भारी डेस्क उठाने को कहा जा रहा है और लड़कियों से बोर्ड सजाने को। अब ये कोई प्राकृतिक जीव विज्ञान तो है नहीं, ये हमारी सोसाइटी की गहराई से बैठी हुई जेंडर सोशलाइजेशन यानी लैंगिक रूढ़िवादिता है।
और पेडागोजी के पेपर में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मॉक टेस्ट के लिए स्लाइड सच में आपके लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है। पॉजिटिव कीवर्ड्स को ढूंढना या फिर नेगेटिव कीवर्ड्स जैसे सेग्रीगेशन, रट्टा मारना या लेबल करना को तुरंत पकड़ लेना। गलत ऑप्शंस को सेकंड्स में बाहर करने का इससे फास्ट और असरदार तरीका कोई और नहीं है। उदाहरण के तौर पर इंक्लूसिव एजुकेशन के सवालों में हमेशा रीजनेबल अकोमोडेशन या उचित समायोजन वाले ऑप्शंस की तलाश करें, और कोई भी ऐसा ऑप्शन जो सेग्रीगेशन यानी बच्चों को अलग थलग करने की बात करे उसे देखते ही रिजेक्ट कर दें, क्योंकि यह समावेशन के पूरे उद्देश्य को ही खत्म कर देता है। तो अब चलते हैं आज के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, स्ट्रैटेजीज एंड टाइम मैनेजमेंट। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इन टेक्निक्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जब आपके सामने घड़ी टिक टिक कर रही हो तो इन स्टेप्स को सख्ती से फॉलो करें। सवाल की भाषा में छिपे सुरागों को ध्यान से पढ़ें, कोर पेडागोजिकल थीम को तुरंत पहचानें और उन विकल्पों को 1 सेकंड लगाए बिना हटा दें जिनमें आपको नेगेटिव कीवर्ड्स दिखें। यहाँ कुछ मेंटल शॉर्टकट्स जानना आपका बहुत टाइम बचा सकता है। जैसे ही आप डाइवर्जेंट थिंकिंग देखें, उसे सीधे रचनात्मकता और कई अलग अलग समाधान खोजने से जोड़ दें। इन शॉर्टकट्स की मदद से आपका एलिमिनेशन प्रोसेस कई गुना तेज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे सुनहरा नियम बिल्कुल सीधा है। एक्टिव लर्नर को ढूंढिए, ऑप्शंस को स्कैन करें, और अगर आपको कोई ऐसी स्थिति मिलती है जहां बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो बिना समय बर्बाद किए समझ जाइए कि वही विकल्प बिल्कुल सही है। तो जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हमारे खुद के छिपे हुए पूर्वाग्रह या पुराने सीखने के तरीके हमें आज के सच्चे चाइल्ड सेंटर्ड आंसर्स को पहचानने से रोक तो नहीं रहे? एक बेहतरीन शिक्षक बनने और इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए इन बातों पर विचार करना वाकई बहुत ज़रूरी है।